सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें। बेल आइकन को दबा के रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही चैनल टेक व्यास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन डिवाइसों के बारे में जानने वाले हैं जो एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो लैन कार्ड, हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, ये सभी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क डिजाइन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी डिवाइसों के बारे में एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैन कार्ड के बारे में। तो व्हाट इज लैन कार्ड? लैन कार्ड क्या है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू नेटवर्क। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक लैन कार्ड को। जैसे हमारे मोबाइल फोन में सिम कार्ड यूज होता है एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल करने के लिए, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में क्या यूज होता है? लैन कार्ड। सपोज करिए हमारे पास दो कंप्यूटर है और उसमें नेटवर्क डिजाइन करना है। हमारे पास ये दो कंप्यूटर हैं और इन दोनों कंप्यूटर में हमें क्या करना है? नेटवर्क डिजाइन करना है। ये दो पीसी हमारे पास और दोनों कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क केबल लैन केबल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया? लैन के केबल के द्वारा कर सकते हैं। तो जो हम केबल कनेक्ट करेंगे वह हम लोग अपने कंप्यूटर के लैन कार्ड पे कनेक्ट करेंगे और इन कंप्यूटर के लैन कार्ड पे एक आईपी असाइन करेंगे। इस पे हमने एक आईपी असाइन करेंगे। 10.1.1.1। इस कंप्यूटर का आईपी हो गया 10.1.1.1 और इस कंप्यूटर का आईपी हो गया 10.1.1.2। हमने दोनों कंप्यूटर पे क्या किया? आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमने 10.1.1.1 किया, सेकंड कंप्यूटर के आईपी पे हमने 10.1.1.2 असाइन कर दिया। तो अब मैं ये दोनों मशीन क्या कर पा रहे होंगे? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। अब ये दोनों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे और ये इनके आईपी एड्रेस है। ये 10.1.1.1 और ये 10.1.1.2, ये दोनों कंप्यूटर के क्या है? आईपी एड्रेस। और जरूरी नहीं कि इन दो मशीन को हम लोग केबल से ही कनेक्ट करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों मशीनों को हम केबल से ही कनेक्ट करें। इनको हम लोग आजकल हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरलेस लैन कार्ड भी आते हैं और इस तरह इन दो कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। ये दो कंप्यूटर हैं, इस पे वायरलेस लैन कार्ड असाइन ऐड कर सकते हैं। आज के कंप्यूटर में वायरलेस लैन कार्ड भी लगे हुए होते हैं। इसकी आईपी सेम वही पुरान
10.1.1 और इसकी IP 10.1.1. इसकी IP एड्रेस 10.1.1.2 है। तो आजकल हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरलेस लैन कार्ड भी आते हैं और इस तरह इन दो कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं वायरलेस लैन कार्ड के द्वारा भी। तो अब जो IP असाइन करेंगे वह वायरलेस लैन कार्ड पे IP असाइन करेंगे, ना कि वायर लैन कार्ड पर। प्रीवियस जो अभी जो पहले हमने जो लैन कार्ड केबल के थ्रू कनेक्ट करके बताया था, उसमें जब हम IP असाइन करेंगे तो वह लैन कार्ड के ऊपर असाइन करेंगे, और अभी जो IP असाइन करेंगे वो है वायरलेस लैन कार्ड के ऊपर IP असाइन करेंगे, ना कि वायर्ड लैन कार्ड के ऊपर IP असाइन करेंगे। तो अब ये दोनों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब ये दोनों मशीन जब हम IP असाइन कर देंगे तब ये दोनों मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आजकल हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे मशीन में प्री इंस्टॉल्ड वायर्ड और वायरलेस लैन कार्ड आते हैं। मतलब दोस्तों आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स और हमारे लैपटॉप हैं उसमें पहले से ही लैन कार्ड और हमारे वायरलेस लैन कार्ड इनबिल्ड होके प्रीवियस इंस्टॉल होके आते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ और दिए हैं। यह आपके यह आपके वायर्ड PCI लैन कार्ड है। ये हमारे वायर्ड PCI लैन कार्ड है और ये हमारे वायरलेस PCI लैन कार्ड है, जो हमारे कंप्यूटर में PCI स्लॉट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह आजकल USB लैन कार्ड आता है, और USB लैन कार्ड भी आता है, और USB वायरलेस भी वायरलेस लैन कार्ड भी आता है, जो कि USB से हम कनेक्ट करते हैं। तो आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एडिशनल लैन कार्ड ऐड करना, तो आप ये लैन कार्ड ऐड कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ एड्रेस की, तो हमारे पास लैन कार्ड में दो टाइप्स के एड्रेस देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, जो 48 बिट हेक्साडेसिमल में होता है, और इस फिजिकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस भी कहते हैं, जिसका मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोलर होता है। अभी मैंने बताया 48 बिट का एड्रेस रहता है और वह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जैसे होता है उसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स कितना होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और अल्फाबेट में A से लेकर F तक होते हैं। तो एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। तो मैक एड्रेस कुछ इस तरह का हो सकता है दिखने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं मैक एड्रेस किस तरह का हो सकता है। 1 1B माइनस AB माइनस 98 माइनस 67 माइनस 68 माइनस 0 A। तो फॉर एग्जाम्पल
इस तरह का हमारा जो देखने को मिलता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। ये हमारा एक मैक एड्रेस है। तो हर एक लैन कार्ड पे जो भी आपके कंप्यूटर्स में लैन कार्ड कनेक्ट होंगे उस पर एक मैक एड्रेस होगा, और यह जो मैक एड्रेस होगा वह मैक एड्रेस आपका यूनिक रहेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मतलब दो कंप्यूटर्स के लैन कार्ड पर जो मैक एड्रेस होगा वह आपको एक कभी एक ही मैक एड्रेस कभी देखने को नहीं मिलेगी, वह हमेशा यूनिक रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब पहले लाइन कार्ड पे कोई मैक एड्रेस जो रहेगा वो दूसरे लाइन कार्ड पे मैक एड्रेस रहेगा, दूसरे लाइन कार्ड पे दूसरा मैक एड्रेस रहेगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर्स का लैन कार्ड चेक करना रहे तो कैसे चेक करें? तो दोस्तों, अगर आपको अपने कंप्यूटर का लैन कार्ड चेक करना रहेगा तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे और उसमें CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं एक CMD विंडो ओपन हो जाता है। ये हमारा देखिए CMD विंडो ओपन हो गया। उसके बाद उसमें कमांड चलाएंगे और टाइप करेंगे गेट मैक MAC मैक और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही आपको मैक एड्रेस शो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है वह मैक एड्रेस है। जहां पे हमारा माउस जितना दूर सेलेक्ट है ये हमारा मैक एड्रेस है। तो हमारे कंप्यूटर्स में एक मैक एड्रेस देखने को मिलेगा जो कि आपको बताया, जो आपका यूनिक रहता है। इसमें और एक टाइप्स का एड्रेस आता है जिसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस को ही हम लोग IP एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि 32 बिट डेसिमल में होता है, जो 32 बिट का होता है, जो डेसिमल फॉर्मेट में होता है, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। 10.1.1. जो देखने में इस तरह का होता है 10.1.1.1. ये हमारा लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस होता है। यह IP एड्रेस लैन कार्ड पर हम लोग असाइन करेंगे, और यह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, एक नेटवर्क एडमिन का काम होता है IP एड्रेस असाइन करना। बट मैं फिजिकली एड्रेस की बात करूं जो प्री डिफाइन होगा, जो पहले से ही और लैन कार्ड पर फिक्स होगा। हमें इसे हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिन असाइन नहीं कर सकता है, यह पहले से ही फिक्स होकर आएगा। बट जो लॉजिकल एड्रेस है उसे हम लोग असाइन कर सकते हैं, उसे एक नेटवर्क एडमिन असाइन कर सकता है IP एड्रेस एक कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे IP एड्रेस क्या होता है, तो इसके लिए एक अपना नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे IP एड्रेस को डिटेल्स में। IP एड्रेस क्या है, या कितने ऑक्टेट में कन्वर्ट होता है, इस या कितने, इसके कितने क्लास हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी तो दो मशीन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। अगर हमें दो मशीन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो, या दो कंप्यूटर है मेरे पास, तो इनके बीच में आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, तो लैन कार्ड पर जो आप IP एड्रेस असाइन करेंगे तो उस IP एड्रेस के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर मोबाइल नंबर होते हैं सिम कार्ड में, वैसे ही हमारे पास दो कंप्यूटर्स के अंदर आपके लैन कार्ड होते हैं। आपको लैन कार्ड पे क्या मिलेंगे? आपको IP एड्रेस मिलेगा, और उस IP एड्रेस के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लैन कार्ड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो व्हाट इज हब? हब क्या है? हब इज ए नेटवर्क डिवाइस
it is used to connect two or more than two devices। हब एक नेटवर्क डिवाइस है और हब का उपयोग होता है दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग हब का प्रयोग करते हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग हब का यूज करते हैं। सपोज करिए मेरे पास दो कंप्यूटर है, सपोज करिए मेरे पास दो कंप्यूटर थे और उसे डायरेक्टली लैन कार्ड से, लैन केबल के थ्रू हमने कनेक्ट किया था पिछले टॉपिक में। लेकिन इस बार हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर हैं, तो इनको लैन केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दो कंप्यूटर थे तो हमने लैन केबल से पिछले टॉपिक में कनेक्ट किया था। अभी हमारे पास दो से अधिक कंप्यूटर्स हैं, तो उनको भी हम लैन केबल के थ्रू ही कनेक्ट कर रहे हैं। बट जो इस सेंटर में डिवाइस है, जो ये सेंटर में हमारा डिवाइस है, डिवाइस सेकंड एंड डिवाइस थर्ड, इसमें इसमें या इनके पास दो लैन कार्ड होने चाहिए। इस लैन केबल को कनेक्ट करने के लिए इस सेंट्रल डिवाइस के पास दो लैन कार्ड होने चाहिए। क्या करने के लिए? लैन केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। और एक बात और है, अगर फर्स्ट कंप्यूटर को लास्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, इस कंप्यूटर को, फर्स्ट कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो हमें इस कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर और थर्ड कंप्यूटर के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, होकर कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हम डिपेंड किस पे हैं? फर्स्ट को अगर फोर्थ से कम्युनिकेट करना है तो हम सेकेंड और थर्ड पे डिपेंड है, हमारा डिपेंडेंसी रहेगी। फिर हम फोर्थ से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लास्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सपोज करिए अगर आपका सेकेंड कंप्यूटर डाउन हो जाता है, हमारा यह कंप्यूटर डाउन हो जाता है, उस टाइम हमारा फर्स्ट कंप्यूटर, यह कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मतलब दोस्तों, अगर हमारा सेकेंड कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारे इन दोनों कंप्यूटर से, थर्ड एंड फोर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी है, डिपेंड है। तो इन सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से ना कनेक्ट करके हम लोग इन सभी कंप्यूटरों को क्या करेंगे? हब के थ्रू कनेक्ट करेंगे। हब के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास एक कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं। और इनको हमने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हब से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हब है।
ये हमारा हब है। और ये हब या कंप्यूटर हब की इस पोर्ट से कनेक्ट है, या कंप्यूटर हब की इस पोर्ट से कनेक्ट है, और यह कंप्यूटर हब के इस पोर्ट से कनेक्ट। ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लैन केबल के थ्रू लैन कार्ड पोर्ट पे कनेक्ट है RJ45 कनेक्टर के साथ। और फिर ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हब के थ्रू। सपोज करिए अगर हमारा सपोज करिए अगर हमारा एक कंप्यूटर जो है यह डाउन हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हमारे सभी बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में, कंप्यूटर फर्स्ट इन सभी दोनों कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब सभी मशीन या कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसमें और कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ओनली वन कंप्यूटर जो जिसमें प्रॉब्लम होंगी वही बस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे से, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से हब के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अपना हब क्या करता है, दो या दो से अधिक डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करता है और एक साथ सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तरह जो हमारा स्विच का यूज होता है वो सेम हब की तरह होता है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक ज्यादा कंप्यूटर हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं। तो स्विच का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज स्विच? स्विच क्या है? स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू डिवाइसेस, यह दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये सभी, तो दोस्तों जो हमारे दो या दो से अधिक मशीन है, जैसे ये हमारा मशीन 1, ये हमारा मशीन 2, ये हमारा मशीन 3 और ये हमारा मशीन 4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा स्विच है एस डब्ल्यू आई टी सी, ये हमारा स्विच है और ये हमारे कंप्यूटर से। हमारा कंप्यूटर जो है, ये हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं और ये चारों कंप्यूटर हमारे इस स्विच से कनेक्ट है वन लाइन पोर्ट से, जो लाइन कार्ड का पोर्ट होगा उसके थ्रू। अब ये सभी मशीन एक दूसरे से क्या कर पा रही होंगी, कम्युनिकेट कर पा रही होंगी थ्रू स्विच। अब ये कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा बाई थ्रू स्विच, स्विच के द्वारा। सेम इसी तरह यह कंप्यूटर इन तीनों कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा स्विच के थ्रू। सेम इसी तरह यह थर्ड नंबर का कंप्यूटर फर्स्ट के दो कंप्यूटर और इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहा है बाई थ्रू स्विच के द्वारा। और सेम इसी तरह यह कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा बाई थ्रू स्विच के द्वारा, स्विच के थ्रू।
और यहाँ पे किसी भी मशीन का दूसरी मशीन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इस नेटवर्क में ये हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब एक मशीन दूसरी मशीन पर डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे हमने पिछले लैन कार्ड में क्या हुआ था कि हमारा अगर हमने लैन कार्ड से वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे को, तीसरे से चौथे, तो वहां पे क्या होता था, हमारा अगर फर्स्ट को चौथे से कम्युनिकेट करना है तो हमारा डिपेंडेंसी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे होती थी। अगर सेकंड नंबर कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, इसलिए हब और स्विच का उपयोग किया। हब सेम स्विच के जैसा ही वर्क करता है और इसमें इन दोनों डिवाइसों के थ्रू अगर हमारा कोई कंप्यूटर कनेक्ट है तो वह दूसरे कंप्यूटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब देखिए, दो या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हब है हमारे पास दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए हब भी है, और दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अब स्विच भी है। बट दोस्तों, आज के टाइम पे हम लोग हब का यूज नहीं करते हैं, आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं स्विच का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्विच के बारे में समझ में आया होगा। व्हाट इज राउटर? राउटर क्या है? राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। ये दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का उपयोग करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। लेते हैं, सपोज करिए कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे पास हैं। कुछ कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, जो एक स्विच के साथ क्या है, कनेक्ट है। जो हमारा एक स्विच के साथ कनेक्ट है, हमारा स्विच है, ये उसके पोर्ट्स हैं। ये हमारे जो नंबर ऑफ कुछ कंप्यूटर्स हैं, यह इस स्विच से कनेक्ट है। और ये हमारा कहाँ पे है, दिल्ली लोकेशन, दिल्ली डीएल लोकेशन पे। ऐसे ही दोस्तों, हमारे पास एक और नेटवर्क है यहाँ पे। यहाँ भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो एक स्विच से कनेक्ट है। ये हमारा स्विच है और ये हमारे कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर है जो इस स्विच से कनेक्ट है। और ये हमारा चंडीगढ़ लोकेशन में है, CH चंडीगढ़। मतलब दोस्तों, हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं और वो ये स्विच से कनेक्ट है, जो एक लोकेशन जिसका है दिल्ली, जिसका एक लोकेशन क्या है, दिल्ली है, और एक हमारा नंबर ऑफ कुछ कंप्यूटर्स हैं जो स्विच से कनेक्ट है और इसका लोकेशन है हमारा चंडीगढ़। समझ में आया दोस्तों? अब हम दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है और इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। जो हमारा दिल्ली लोकेशन का नेटवर्क है और चंडीगढ़ लोकेशन का नेटवर्क है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करवाना है। तो जो ये हमारा स्विच है, वह स्विच कनेक्ट होगा एक राउटर से। जो हमारा स्विच है वह किससे कनेक्ट होगा,
एक राउटर से। अब ये हमारा स्विच किससे कनेक्ट है? राउटर के पोर्ट से। अरे अभी स्विच, तो जो हमारा दिल्ली वाला लोकेशन है वहां वहां का जो स्विच है वह एक राउटर से कनेक्ट होगा, और सेम उसी तरह हमारा जो चंडीगढ़ का लोकेशन का स्विच है वह भी एक राउटर से कनेक्ट होगा। और फिर इन राउटर को हम लोकल एरिया में आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेंगे। दिल्ली जो हमारा राउटर है वह कनेक्ट रहेंगे एक आईएसपी दिल्ली वाले लोकल एरिया नेटवर्क से, और जो हमारा चंडीगढ़ का राउटर है वह चंडीगढ़ में लोकल एरिया नेटवर्क लोकल में अपने आईएसपी से कनेक्ट होंगे। आईएसपी आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये हमारा राउटर है, ROUT E, और ये भी हमारा क्या है? राउटर है, ROUT E, और ये हमारा स्विच है, स्विच। और ये भी हमारा स्विच है। ये हमारे क्या है? कंप्यूटर से पर्सनल पीसी, ये भी पीसी। हमने सबका नाम लिख दिया जिसे समझने। पीसी से हमारा कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो ये हमारा सारे कंप्यूटर्स हैं। ESW का मतलब स्विच होता है, पीसी। अब कुछ ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। दोस्तों हमारा क्या था, ए पीसी कुछ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर थे, उनको हमने स्विच में से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन गया जो हमारा दिल्ली नेटवर्क था। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पीसी थे जो ये स्विच से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क हो गया था जो हमारा चंडीगढ़ में था। अब हमें इन दोनों नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था, तो हमने क्या किया, दिल्ली लोकेशन पे एक राउटर को इंस्टॉल किया और चंडीगढ़ लोकेशन में एक राउटर को इंस्टॉल किया, और उस राउटर को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया दोनों लोकेशन में। दो दिल्ली में एक राउटर लगाया, उसको स्विच से कनेक्ट कर दिया, और एक राउटर हमने चंडीगढ़ में लगाया और उसको भी स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, राउटर को अपने लोकल एरिया दिल्ली लोकल एरिया में आईएसपी से हमने कनेक्ट कर दिया राउटर को, और सेम हमने चंडीगढ़ का जो राउटर है उसको हमने चंडीगढ़ लोकल एरिया में आईएसपी से कनेक्ट कर दिया। आईएसपी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने कनेक्ट कर दिया, और ये जो आईएसपी होता है ये दोनों आपस में पहले से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो होगा क्या, इस राउटर पे हमें करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा यह राउटर है, इस राउटर पे हमें क्या करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन। और इस राउटर पे भी हमें करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन।
तो इस राउटर के नए नेटवर्क पे क्या करनी पड़ेगी? कम्युनिकेशन करवानी पड़ेगी। तो इस राउटर को सपोज दैट ये हमारा नेटवर्क ए है, ये हमारा जो नेटवर्क है वह ए है, दिल्ली वाला लोकेशन का नेटवर्क जो है वो हमारा ए है, और चंडीगढ़ वाला नेटवर्क जो हमारा है ये हमारा बी नेटवर्क है, और ये हमारा बी राउटर है और हमारा ए राउटर है। हमने अपने नेटवर्क का नाम रख दिया, दिल्ली का जो नेटवर्क है वो हमारा ए है और चंडीगढ़ का जो नेटवर्क है वो हमारा बी है। अब ए राउटर को इस नेटवर्क से पहले जो ये हमारा ए राउटर है, ए राउटर ये हमारा है, उसे हमारे इस नेटवर्क को पहले से पता होगा क्योंकि यह राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट है। इस राउटर को ये आपस में पहले से कम्युनिकेट सारे कर रहे होंगे। सेम उसी तरह है यहाँ पे बी में भी ये सारे जो नेटवर्क में डिवाइस है ये पहले से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसे इस राउटर को पहले से इसके बारे में डिटेल से इसका डिटेल्स पता हो। तो हमें राउटर को बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हमें ए राउटर को बी राउटर से कनेक्ट करने के बाद और इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ए राउटर को बी राउटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और हमें ए राउटर पे बी राउटर का इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा, और सेम इसी तरह बी राउटर के पास हमें ए राउटर की इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों हमें ए राउटर को बी नेटवर्क की या बी राउटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और बी राउटर को ए राउटर और ए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बी राउटर को देनी पड़ेगी। अब राउटर को बताना पड़ेगा, अगर बी राउटर को कम्युनिकेट करना है तो बी राउटर को हमें बताना पड़ेगा, और ए राउटर को कम्युनिकेट करना है तो हमें ए राउटर को की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। मतलब दोस्तों हमें दोनों राउटर के एक दूसरे को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। फिर बतानी पड़ेगी, उसके बाद राउटर में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राउटिंग करेंगे दोनों राउटर में एक दूसरे नेटवर्क के को लेकर। उसके बाद हम ए नेटवर्क से बी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आया? मैं एक बार फिर से डिटेल से बताता हूं। दोस्तों ये हमारा एक दिल्ली नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर थे जिसे हमने स्विच से कनेक्ट किया, और उसी तरह हमारे पास कुछ कंप्यूटर थे जो हमने चंडीगढ़ नेटवर्क में एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा चंडीगढ़ का नेटवर्क था और ये हमारा दिल्ली का नेटवर्क। अब जो हमारा दिल्ली का नेटवर्क है और चंडीगढ़ का नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना था। तो हमने क्या किया, वहां अपने दिल्ली नेटवर्क में एक राउटर को स्विच से कनेक्ट कर दिया, और वही फिर अपने चंडीगढ़ नेटवर्क में भी एक राउटर को चंडीगढ़ स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब तो ये जो हमारा ए नेटवर्क था वो ए राउटर से तो कम्युनिकेट कर रहा था, बट अभी बी से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, जो राउटर था दिल्ली का राउटर था उसे हमने दिल्ली लोकल एरिया में आईएसपी से कनेक्टिविटी दिला दी, और जो हमारा चंडीगढ़ का राउटर था उसको भी हमने चंडीगढ़ के लोकल एरिया में आईएसपी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने कनेक्टिविटी दिला दी। और जो हमारा चंडीगढ़ का आईएसपी है और दिल्ली का आईएसपी है, ये दोनों पहले से आपस में इंटरकनेक्ट है, जो पहले से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब हमारा फिजिकली तो सारे को हमने कनेक्टिविटी दिला दी, बट अभी भी हमारा ए राउटर बी राउटर से
कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी इन दोनों को अपना अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बी नेटवर्क से हमें कम्युनिकेट करना है ए नेटवर्क को, तो हमें ए राउटर पे बी नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और सेम वही प्रोसीजर बी राउटर पे भी हमें ए नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन बी राउटर में भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब हमें एक दूसरे राउटर में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन दोनों राउटर एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, फिर दोनों नेटवर्क एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो राउटर का जो डिफिनेशन होता है वह राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे में के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह टॉपिक, राउटर की यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज ए नेटवर्क डिवाइस. It is used to control inbound and outbound traffic to protect our network. फायरवॉल एक नेटवर्क डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी फायरवॉल का यूज करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक नेटवर्क है और उसमें कुछ सर्वर्स है। उसमें कुछ सर्वर्स है और ये हमारा एक यूजर है जो इंटरनेट से कनेक्ट है। जो हमारा सर्वर है और जो हमारा यूजर है, ये सब आपस में क्या है? इंटरनेट से कनेक्ट है। और जो जो हमारा सर्वर है वह इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है। अब ये जो हमारा सर्वर है वह इस कंप्यूटर से कनेक्ट है और कम्युनिकेट भी करता है। और यह जो हमारा कंप्यूटर है वह इस सर्वर से कनेक्ट है और इस सर्वर से कम्युनिकेट भी करता है। अब होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे हैकर्स बैठे होते हैं और हैकर्स को हमारे नेटवर्क का पता चल जाता है। तो हैकर्स हमारे नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फायरवॉल डिवाइस को सर्वर और इंटरनेट के बीच में हम लगा देते हैं। ये हमारा फायरवॉल डिवाइस है, जो दिख रहा है आपको रेड कलर में फायरवॉल लिखा हुआ है। और उस फायरवॉल डिवाइस पे हम लोग फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। अब फायरवॉल पॉलिसी डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या बताते हैं? सपोज करिए यह सर्वर जो बाहर से कम्युनिकेट कर रहा है, ये हमारा जो सर्वर है जो बाहर से इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहा है इस नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट कर रहा है, और बाहर से ये हमारा यूजर है, यह यूजर ऑथेंटिकेट यूजर है। तो ये हमारा अंदर इस नेटवर्क में इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। और इसके साथ कोई भी हैकर हमारे नेटवर्क में अटैक ना कर पाए, तो हम लोग इस तरह के एक फायरवॉल डिवाइस का यूज करते हैं और उस पर फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। मतलब दोस्तों हम इजी तरीके में आपको बताते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें कुछ सर्वर्स हैं और एक यूजर है, जो ये सब आपस में इंटरनेट से कनेक्ट है। अब हमारा सर्वर यूजर से तो कम्युनिकेट कर रहा है
और हमारा यूजर है सेकंड सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। बट इन तीनों के बीच में, मतलब सर्वर और यूजर और सर्वर के बीच में कोई हैकर्स अटैक ना कर पाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फायरवॉल डिवाइस का यूज करते हैं। और उस फायरवॉल डिवाइस पे हम लोग फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, जिससे कि ये यूजर ही इस सर्वर से कम्युनिकेट कर पाए, ना कि एनी अदर हैकर्स अटैक कर पाए, अटैक करे। तो इन कोई अदर हैकर्स के अटैक ना कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल डिवाइस का यूज करते हैं अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे तरीके से हम बताना चाहते हैं आपको, हम दूसरा उदाहरण देकर आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। सपोज करिए ये कुछ कंप्यूटर हमारे पास में है, ये हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स है, इसमें सर्वर भी हो सकते हैं। ये हमारे पास 4 कंप्यूटर्स है, इसमें सर्वर भी हो सकते हैं। और ये सभी के सभी डिवाइस हमारा कनेक्टेड है एक स्विच से। ये हमारा स्विच है, ये चारों कंप्यूटर इस स्विच से क्या है, कनेक्ट है। अब जो स्विच हमारा है वह इंटरनेट से कनेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर बीच में एक फायरवॉल डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में हम लोग एक फायरवॉल डिवाइस को यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। यहाँ पे हम लोग एक फायरवॉल डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और इस फायरवॉल डिवाइस पे हम लोग कुछ फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए इस कंप्यूटर का आईपी 10.1.1.1 है, इस कंप्यूटर का आईपी 10.1.1.2 है, इस कंप्यूटर का आईपी 10.1.1.3 है, इस कंप्यूटर का आईपी 10.1.1.4 है। अब हम लोग क्या पॉलिसी लगाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमारे जो ये 3 मशीन है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जो हमारे ये 3 मशीन है, 3 मशीन या 3 हमारे कंप्यूटर है, जिसकी आईपी 10.1.1 है, दूसरे की 10.1.2 और तीसरे की 10.1.1.3। ये तीनों कंप्यूटर वो बाहर इस इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। ये तीनों कंप्यूटर हमारा बाहर इस इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इस फायरवॉल पे कुछ पॉलिसी लगाएंगे। इस फायरवॉल पे हम लोग कुछ पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, पॉलिसी लगाएंगे कि यह 3 मशीन बाहर इस इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। और जो ये हमारा 4th कंप्यूटर है, जिसकी आईपी है 10.1.1.4, ये अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो कम्युनिकेट ना कर पाए इस इंटरनेट डिवाइस से। इसके लिए हम लोग फायरवॉल डिवाइस में फायरवॉल की कुछ पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, जिससे इस मशीन को कम्युनिकेट करने नहीं देगा इंटरनेट से। तो इस तरह से हम लोग फायरवॉल डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। या और एक तरीका बताते हैं आपको। आपको एक और लास्ट एग्जांपल बताते हैं, 2 एग्जांपल बताया आपको, फिर भी एक और इजी तरीके से बताना चाहते हैं। ये जो हमारे 4 कंप्यूटर हैं, ये इस स्विच से कनेक्ट है। स्विच हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है।
और इंटरनेट पे हमारा एक यूजर है जो इंटरनेट से कनेक्ट है। दो यूजर है जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट है। अब हम लोग फायरवॉल डिवाइस पर पॉलिसी लगाएंगे। ये जो हमारा फायरवॉल डिवाइस है इस पे हम लोग पॉलिसी लगाएंगे कि यह जो यूजर वन है वह हमारे नेटवर्क को कम्युनिकेट कर पाए, वह हमारे इन सभी लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए। बट इसके अलावा कोई यूजर या अटैकर हमारे नेटवर्क से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फायरवॉल डिवाइस में हम फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करेंगे। इस फायरवॉल डिवाइस पे हम लोग फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करेंगे कि इस यूजर के अलावा, इस यूजर के अलावा कोई दूसरा यूजर कम्युनिकेट या अटैकर कम्युनिकेट ना कर पाए। तो दोस्तों ये सारी पॉलिसी हम लोग इस फायरवॉल पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फायरवॉल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं फायरवॉल पॉलिसी में। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क फायरवॉल पॉलिसी में। जैसे हम लोग फायरवॉल पॉलिसी पे यूआरएल फिल्टर लगा सकते हैं। यूआरएल फिल्टर मीन्स यू आर एल, जैसे जितने भी यूजर हैं ये लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट तो कर पाएंगे थ्रू फायरवॉल, लेकिन जब भी ये सभी लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करेंगे या वेब ब्राउजर पे फेसबुक या सोशल मीडिया का कोई भी यूआरएल को एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस ना कर पाए। दूसरे तरीके से आप सपोज करिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमारी जितने भी एम्प्लॉय हैं वह कोई भी सोशल वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईटीसी, ये जितने भी वेबसाइट है सोशल वेबसाइट उसको हमारे एम्प्लॉय एक्सेस ना कर पाए। तो उस समय हम लोग यूआरएल फिल्टरिंग को इस फायरवॉल डिवाइस पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर सारे के सारे सोशल वेबसाइट को फिल्टरिंग कर सकते हैं इस फायरवॉल डिवाइस पे, जिससे यूजर जब यूआरएल पे सोशल वेबसाइट एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे यूआरएल वेबसाइट को फिल्टरिंग करवा सकते हैं जिससे यूजर हमारा सोशल वेबसाइट का एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इस टाइप की पॉलिसी अपने नेटवर्क के बाहर डिफाइन कर सकते हैं अपने फायरवॉल डिवाइस पे और अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फायरवॉल की ये टॉपिक समझ में आया होगा। व्हाट इज गेटवे? गेटवे क्या है? गेटवे इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। गेटवे इज एन एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर ए नेटवर्क। गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है और गेटवे एक नेटवर्क के लिए एक निकास और प्रवेश
बिंदु होता है, प्रवेश पॉइंट होता है। मतलब दोस्तों गेटवे एक नेटवर्क के लिए एक एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट होता है। मतलब दोस्तों गेटवे एक निकास और प्रवेश के लिए एक बिंदु होता है एक नेटवर्क में। जिससे दोस्तों ये हमारा एक नेटवर्क है जो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है विद गेटवे। तो ये जो गेटवे हमारा वर्क कर रहा है वह एग्जिट का काम कर रहा है और इंट्रेंस का प्रवेश का काम कर रहा है। मतलब दोस्तों अब ये जो गेटवे है, गेटवे क्या हो सकता है? गेटवे राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, मॉडेम भी हो सकता है अपना, और एक कंप्यूटर भी हो सकता है। मतलब दोस्तों जो हमारा गेटवे गेटवे है वह राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, मॉडेम भी हो सकता है, और एक हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे सपोज करिए हमारे घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन है जो मॉडेम से कनेक्ट है। ये हमारा मॉडेम है, मॉडेम, और ये मॉडेम से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं या मोबाइल्स कनेक्ट हैं। तो इसमें जो भी डाटा इधर से उधर जाएगा, जैसे अब हम इंटरनेट के पास जाएगा, इंटर से जाएगा, वो इस मॉडेम से होकर कंप्यूटर के पास आएगा और कंप्यूटर से होकर ही इस इंटरनेट के पास जाएगा। तो ये जो मॉडेम हमारा है वो हमारा क्या कर रहा है? गेटवे का काम कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी इस पिक्चर्स में जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें भी जो ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो हब से कनेक्ट हैं वो गेटवे से होके इंटरनेट के पास जा रहे हैं, और इंटरनेट हमारा गेटवे से होकर हब और कंप्यूटर्स के पास आ रहा है, हमारे नेटवर्क में आ रहा है। अभी जो गेटवे है वो हमारा मॉडेम भी हो सकता है, हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, एंड फायरवॉल डिवाइस भी हो सकता है, हमारा स्विच भी हो सकता है, और राउटर भी हो सकता है। मतलब जो राउटर, स्विच, फायरवॉल, मॉडेम, कंप्यूटर जो हमारा ये नेटवर्क डिवाइस है यही हमारा एक गेटवे हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको गेटवे की इस टॉपिक को समझ में आया होगा। व्हाट इज एक्सेस पॉइंट? एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्क डिवाइस। It is used to connect two and more than two wireless devices. एक्सेस पॉइंट एक नेटवर्क डिवाइस है और एक्सेस पॉइंट का यूज होता है टू कनेक्ट टू एंड मोर देन टू वायरलेस डिवाइसेस। दो या दो से ज्यादा वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एक लैन केबल के थ्रू एक कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से इस एक्सेस पॉइंट को हम लोग इसके RJ45 पोर्ट से और कंप्यूटर के RJ45 पोर्ट से RJ45 कनेक्टर्स के थ्रू लैन केबल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने इस कंप्यूटर पर हम लोग अपने इस एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस पॉइंट को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करने के लिए हम अपने
वेब ब्राउजर पे जाएंगे जैसे गूगल क्रोम या मोजिल्ला जो भी है, उस पे हम लोग टाइप करेंगे इसके आईपी, एक्सेस पॉइंट की आईपी। बाय डिफॉल्ट एक्सेस पॉइंट का आईपी होता है 198.192.168.1। और अगर नहीं पता रहेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन पे या इसका जो मैनुअल होगा उस पे मेंशन होता है इसका बाय डिफॉल्ट आईपी क्या है और इसका बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है। तो आप आईपी डाल के एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट यूजर एंड पासवर्ड डाल के। उसके बाद हम इस एक्सेस पॉइंट का अपने कंप्यूटर में सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन होने के बाद क्या करेंगे, इस एक्सेस पॉइंट को एक नेम डिफाइन करेंगे। जो हमारा ये एक्सेस पॉइंट है उसका एक नेम डिफाइन करेंगे। नेम क्या, नेम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं आप। हमने डिफाइन कर रहे हैं टिक व्यास। हमने इस एक्सेस पॉइंट का नाम जो डिफाइन कर रहा हूं वो है टिक व्यास। और पासवर्ड जो डिफाइन कर रहे हैं वो है 123। तो दोस्तों वह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसका जो आईडी नेटवर्क नेम आप डिफाइन करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे टिक व्यास नेम डिफाइन किया है और अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने 123 को डिफाइन किया है। उसके बाद आप सेव के ऑप्शन, उसके बाद आपका ये सब मेंशन करने के बाद, डिफाइन करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा। आप उस सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारी सेटिंग क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। उस सेव ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे जिससे हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। हमने इस वायरलेस नेटवर्क में नेम क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे हमने अपना नेटवर्क आईडी और पासवर्ड सेव कर दिया है। अब हमारे पास जितने भी वायरलेस कंप्यूटर्स हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल फोन ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर में वाईफाई पे क्लिक करेंगे, जो कंप्यूटर की राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे होता है, क्लिक करेंगे तो वहां पे एक नया वायरलेस नेटवर्क शो होगा जिसका नाम होगा आपका टेक व्यास के नाम से शो हो जाएगा। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे या कनेक्ट करेंगे, वैसे ही वो आपके क्या मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। और जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे 123, वैसे ही वह कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा आपके इस एक्सेस पॉइंट से। दोस्तों ये कॉन्फ़िगर करने के बाद सपोज करिए हमारे पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप है। इस पे हम राइट साइड पे जाके हम वाईफाई पे क्लिक किया। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद जो हमारा नेटवर्क शो हुआ वो टेक व्यास हुआ। हमने उस पर क्लिक करने के बाद कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड मांगा। पासवर्ड हमने 123 डाल दिया। 123 डालने के बाद ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा कंप्यूटर इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया। और इस कंप्यूटर और लैपटॉप के लैंड कार्ड पे एक आईपी असाइन कर देंगे। अब इसके बाद कनेक्ट होने के बाद इस जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, उससे हम लोग आईपी असाइन कर देंगे
1.1 इस पे असाइन कर देंगे 10.1.1.2 और भी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनका 10.1.1.3 10.1.1.4 तो ये सभी कंप्यूटर या लैपटॉप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू द एक्सेस पॉइंट। और भी अगर कंप्यूटर्स हैं वो भी इस एक्सेस पॉइंट से अगर कनेक्ट हो जाएंगे और इन सारे में भी आप आईपी असाइन कर देंगे तो ये सारे कंप्यूटर आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू। तो इस तरह के एक्सेस पॉइंट का यूज होता है। तो दोस्तों जो हमारा एक्सेस पॉइंट का यूज होता है उसका यूज इस तरह से होता है कि अगर आपके पास वायरलेस 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस हैं उसको इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका एक और उपयोग होता है वायरलेस नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क से भी हम लोग कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो हमारा एक स्विच से कनेक्ट है, ये हमारा स्विच है। और इस स्विच से सारे कंप्यूटर आपस में स्विच के RJ45 पोर्ट से कंप्यूटर के RJ45 से कनेक्ट है। और इन सारे कंप्यूटर में भी हम लोग आईपी असाइन कर दिए हैं इसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग। अब ये स्विच इस एक्सेस पॉइंट से RJ45 पोर्ट से और स्विच के RJ45 पोर्ट से RJ45 कनेक्टर के थ्रू लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं चाहे वो वायरलेस है या थ्रू वायर्ड है वह सारे के सारे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है जो स्विच के से होकर जाता है। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये वायरलेस भी और वायर्ड भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे के सारे एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम से एक्सेस पॉइंट का उपयोग होता है कि 2 या 2 से अधिक वायरलेस डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक्सेस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक्सेस पॉइंट का यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।